बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में तालिबान को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा कि इसका अंदाज़ा उन्हें नहीं था, और ये कहा जा सकता है कि वो बिलबिला उठे हैं, उनकी सफ़ों में पैनिक है, और इसी पैनिक का नतीजा है कि उन्होंने पाकिस्तान को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है, और मुज़ाकरात के लिए कतर और तुर्की को भी इन्होंने पैगामात भेज दिए हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात कराए जाएँ। इससे पहले मुज़ाकरात के दोनों अदवार में तालिबान ने बदनीयती का मुजाहरा किया। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला मज़ीद संगीन होगा या इस्लाह की कुछ उम्मीद है। पाकिस्तान के अंदर PTI खुलकर पाकिस्तान दुश्मन बयानिए पर डट गई है। कुछ ऐसा ही रवैया इन्होंने पिछले साल इंडिया के साथ जब मार कार्रवाई हुई थी तो उस वक्त भी अपनाया था, और इनके व्लॉगर्स ने खुलकर ये कहा था कि अगर इंडिया की फ़ौज पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो पाकिस्तान के अवाम इंडिया को फूल पहनाएंगे, फूलों के हार पहनाएंगे, उनका वेलकम करेंगे। लेकिन जब इंडिया को मार पड़ी तो इन्होंने हुब्बुल वतनी का लिबादा फिर से ओढ़ लिया। अब अफ़गानिस्तान के मामले पर ये ज़्यादा डट कर आए हैं, और इस मरतबा इनका रवैया माज़रत खाना नहीं है, बल्कि ये खुल कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से जंग नहीं करनी चाहिए। इसकी तह में क्या है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं और आवाम को क्या बावर कराना चाहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं, जिनमें तालिबान की हुकूमत रुकावट है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अनासर हैं जो बज़ाहिर तो मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और जिसका एक मुज़ाहरा वज़ारत इत्तलाआत के एक शोबे ने एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा क्लिप बनाकर किया है, जिसमें अफ़गान कौम का मजाक उड़ाया गया है, जबकि पाकिस्तान की जंग अफ़गान कौम से नहीं है और तालिबान से है, और अफ़गानिस्तान से दोस्ती पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। इस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का जो हतमी नतीजा है वो तो अभी तक यही है कि अमेरिका मायूस है, और विटकोफ ने फिर कहा है कि ईरान का जो रद्द-ए-अमल है वो मायूस कुन है, क्योंकि उसने इनकार कर दिया है। लेकिन इतला ये है कि परसों फिर एक मुज़ाकरात का दौर होगा। इसराइल का जो दौरा किया भारत की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और उस पर बहुत ही ज़्यादा बगलें बजाई गई इंडिया के अंदर कि इसराइल के साथ हमारा दिफाई दोस्ती का मुआहदा हो गया। अभी तक ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ, बल्कि ख़बर यह है कि मोदी जिस आयरन डोम को लेने के लिए इसराइल गया था उसमें उसे नाकामी हुई है, और इसराइल ने आयरन डोम देने से इनकार कर दिया है। इस इनकार की क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही ये कि मोदी के ऊपर इंडिया के अंदर तनकीद में इजाफा हो गया है। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कशीदगी। बल्कि अमलन तो हमने देखा कि एक पूरी रात जंग का मंजर रहा, और पाकिस्तान की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान की जारहियत के जवाब में, पाकिस्तान ने आज खुद हमला नहीं किया, अफ़गानिस्तान ने पहले पाकिस्तान के बॉर्डर पर 50 से ज़्यादा मकामात पर मुदाखलत की, गोलाबारी की और अंदर घुसने की कोशिश की। पाकिस्तान के इस जंग में 12 फौजी शहीद हुए, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की, ख़ास तौर पर फ़ज़ाइया ने जो एक्शन किया, उसके नतीजे में तालिबान को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा नुकसान हमारा हो जाएगा। नुकसान की तफसील आपने सारी सुन ली है कि उनके सैकड़ों फौजी हिलाक और ज़ख्मी हुए हैं। 173 की कन्फर्मेशन है कि उनके फौजी मारे गए हैं, और 400 या इससे ज़्यादा ज़ख्मी हैं। उनके 115 आर्मर्ड गाड़ियाँ यानी टैंक भी और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। अब अफ़गानिस्तान के लिए ये नुकसान भरपाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके किसी भी मुल्क से ऐसी दोस्ती वाले ताल्लुकात नहीं हैं कि वो उनसे टैंक ले सके, उनसे तोपे ले सके। उनके पास जो असला है वो बस है, और उसमें जितनी भी कमी होगी वो कमी फिर पूरी नहीं कर सकेगा। अगरचे एक अरब मुल्क ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग के लिए तालिबान को ड्रोन तैयारों की, क्वाडकाप्टर की एक खेप दी है, लेकिन वो उसका जो इन्होंने पहला तजर्बा किया वो नाकाम हो गया। कल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, पख्तूनख्वा के 3-4 शहरों में इन्होंने ड्रोन भेजे। ज़ाहिर है उनका कुछ न कुछ टारगेट था, किसी न किसी बिल्डिंग से टकरा कर उन्होंने नुकसान पहुँचाना था। लेकिन आपने ये खबर सुन ली कि उनमें से एक भी ड्रोन जो था वो अपने निशाने पर नहीं पहुँचा, सब के सब मार गिराए गए। तो ये मशक भी बेकार गई। तो कहने का मकसद ये था कि अफ़गानिस्तान को हथियारों का जितना नुकसान होगा वो उसका इजाला नहीं कर सकता,
भारत उसको मदद कर रहा है और छोटा असला ज़रूर दे रहा है वो तखरीब कारों को, दहशत गर्दों को, BLA को भी, TTP को भी, लेकिन जहाज़, टैंक और इस तरह की चीज़ें ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत दुनिया में कहीं से भी हासिल नहीं कर सकती। और इसके अलावा सबसे अहम बात जो मेरे नज़दीक हुई है, सबसे अहम तो चलिए ना कहिए, लेकिन एक अहम बात ये है कि TTP के 22 अड्डे तबाह किए गए हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले TTP के 3 अड्डे तबाह होते थे, 4 अड्डे तबाह होते थे, 5 तबाह होते थे, लेकिन ये मौका मिला पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को और उन्होंने 22 TTP के अड्डे तबाह किए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की नाम नहाज फ़ौज को बहुत नुकसान पहुंचा। उनके ब्रिगेड हेड क्वार्टर, कोर हेड क्वार्टर, असला के डिपो, ये इस तरह की चीज़ें काबुल में, कंधार में और दूसरे मुकामात पर, नंगरहार में इनके बड़े बड़े ठिकाने जो थे वो इस तरह तबाह हुए हैं कि अब तालिबान हाथ मल मल कर रो रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। उनको ऐसा होने की तवक्को नहीं थी। अब वो कर रहे हैं सरेंडर और सुलह की भीख मांग रहे हैं, मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। और ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। अगर मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं तो फिर आपने पाकिस्तान के 53 मुकामात पर या 50 मुकामात पर हमला क्यों किया, जिसके जवाब में आपकी तारीखी ठुकाई हुई है और बहुत बुरी मुरम्मत हुई है। यहाँ मैं एक ज़िमनी तौर पर एक बात वाज़े कर दूँ कि हर तरफ यही तसव्वुर है कि जैसे पाकिस्तान की फ़ज़ाइया न होती तो इतना नुकसान तालिबान का न होता। हकीकत में पाकिस्तान की बर्री फ़ौज ने पूरे बॉर्डर पर अफ़गान फ़ौज की ठुकाई की है, उनसे चौकियाँ छीनी हैं, उनकी चौकियाँ तबाह की हैं। इस वक्त भी अफ़गानिस्तान की कुछ 16 के करीब चौकियाँ पाकिस्तान के कब्ज़े में है, वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और ये पाकिस्तान की बर्री फ़ौज ने बॉर्डर पर इनको नाकाम बनाया है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अंदर घुसकर इनके अड्डे तबाह किए हैं, लेकिन बॉर्डर पर जितनी कार्रवाई हुई है वो सारी बर्री फ़ौज ने की है। और पाकिस्तान की बर्री फ़ौज ने जिस तरीके से ये जंग लड़ी है और उसके नतीजे में इंडिया को भी एक मरतबा फिर ख़बरदारी मिल गई है कि पाकिस्तान की फ़ौज लड़ाई में हमारे अंदाज़ों से कहीं आगे है। और एक ख़ास बात जो पख्तूनख्वा सूबे में हुई है वो ये है कि जब अफ़गान जहारियत की खबर सुनी तो पूरे कबायली इलाके में जहाँ PTI ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीली फसलें काश्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो उस पूरे कबायली इलाके में कबायली अवाम और लोग निकल आए हथियार लेकर के हम इनसे लड़ेंगे अफ़गानिस्तान वालों से। यानी PTI की सारी मेहनत वहाँ ज़ाया हो गई। वो तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने रोका उन्हें कि भाई ये आपका काम नहीं है, ये बॉर्डर पर हम करेंगे, आपकी जब ज़रूरत होगी तो बिल्कुल आपको बुलाएंगे, लेकिन जहाँ बॉर्डर पर हमें ही लड़ने दें। और पाकिस्तान ने इनकी जलगार थी उसको साफ़ कर दिया, नाकाम बना दिया, बल्कि साफ़ कर दिया। आइंदा क्या होगा? बज़ाहिर तो इन्होंने यानी सरेंडर किया है किस्म का और मुज़ाकरात की अपील की है, लेकिन ये धोखेबाज है तालिबान। इनकी पूरी क़यादत जो इस वक्त अफ़गानिस्तान पर हुक्मरानी कर रही है, मैं उस क़यादत की बात कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के भी मुख्तलिफ़ धड़े हैं और एक धड़ा इस जंग से परेशान है। ख़बरें ये आ रही हैं कि वो ये जंग नहीं चाहता। वो तालिबान की जो मुल्ला हैबतुल्लाह वाली क़यादत है उसको ये मशवरे दे रहा है कि पाकिस्तान से महाज़राई हमारे किसी भी फ़ायदे में नहीं है, हमें इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। और ये लड़ाई पाकिस्तान से ना की जाए। लड़ाई है किस बुनियाद पर? लड़ाई की बुनियाद ये है कि TTP अफ़गानिस्तान में काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर वो दहशत गर्दी करती है। पहले एक तअस्सुर तालिबान के हामियों की तरफ से पाकिस्तान में ये फैलाया गया था कि दरअसल TTP वाले बहुत ताकतवर लोग हैं और तालिबान इनसे डरते हैं कि अगर इन पर हाथ डाला तो ये उनके ख़िलाफ़ बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये तअस्सुर भी गलत था। असल में तालिबान TTP के सरपरस्त हैं। अब तो ये बात खुलकर सामने आ गई है कि तालिबान की मर्ज़ी के बगैर TTP वाले जो कुछ कर रहे हैं कर ही नहीं सकते। गोया तालिबान पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं TTP के ज़रिए, मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि शौक़ की वजह से। उनके अंदर एक दिमाग में कीड़ा है कि हमने पुख्तूनख्वा सूबे को वापस लेना है और इसी सिलसिले में उनका PTI से भी गठजोड़ है और ये गठजोड़ दिन ब दिन साबित होता जा रहा है। अगर तो ये जंग के मुखालिफ और वो अनासर जो पाकिस्तान से अच्छी हमसायगी के ताल्लुकात चाहते हैं, इनमें भी दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो पाकिस्तान के बारे में अच्छे जज्बात रखते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है।
اور ایک وہ ہیں جو پاکستان سے قابل قبول قابل عمل ہمسائیگی کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی بھارت سے ہو، ہماری دوستی چین سے ہو، ہماری دوستی تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، یعنی جتنے بھی ملک لگتے ہیں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ان سے ہو، تو اسی طرح ہماری دوستی پاکستان سے بھی ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے افغانستان کے لازمی معاشی مفادات ہیں، ایسے معاشی مفادات جو پاکستان سے کٹ آف ہو کر وہ حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے اور ایران کے ذریعے وہ تجارت نہیں کر سکتا جو وہ پاکستان کے ذریعے کر سکتا ہے۔ ایک تو ایران کے اندر ایک بہت بڑا صحرا ہے اور اس کو عبور کرنا ظاہر ہے دقت طلب کام ہے، زیادہ خرچہ ہے، زیادہ مشکل ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، جبکہ پاکستان میں تو ان کے یعنی نسلی مذہبی تعلقات ہیں، جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں بھی پشتون ہے وہاں بھی پشتون ہیں، اور علاقہ ایک ہی جیسا ہے۔ جب پاکستان کے راستے تجارت کریں گے تو وہ لاہور تک آ سکتے ہیں ایک طرف، دوسری طرف وہ کراچی تک جا سکتے ہیں، اور تیسری طرف وہ بلوچستان کے اندر سے ہوتے ہوئے گوادر تک جا سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے مواقع ان کے لیے کھل جاتے ہیں اگر پاکستان سے ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ لابی جو ہے کل کلاں کو کوئی ایسا انوکھا کام نہیں ہوگا کہ اگر یہ ہو جائے کہ یہ لابی افغانستان پر غالب آ جائے تو پھر پاکستان سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جب تک یہ طالبان کی حکومت ہے، موجودہ گروپ کی طالبان کی حکومت ہے، تو حالات دوبارہ بگڑیں گے۔ جب مہینے 15 دن بعد 2 مہینے بعد دوبارہ جب دیکھیں گے کہ معاملات کچھ پرسکون ہو گئے تو پھر یہ دوبارہ واردات کریں گے، اور اس دوران ٹی ٹی پی کو استعمال کرتے رہیں گے۔ یہ ایک لمبی جنگ ہے، جب تک طالبان ہے یہ لمبی جنگ ہے۔ اگر طالبان رستے سے ہٹ جاتے ہیں، جس کے امکانات موجود ہیں، قوی امکانات میں نہیں کہہ رہا لیکن امکانات موجود ہیں، اور وہ اس طرح کہ جو شمال کی قومیں ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، اور تھوڑے سے ترکمان بھی ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پاکستان سے دوستی چاہتے ہیں، یہ طالبان سے تنگ ہے۔ ان کے اندر پاکستان سے محبت سچی ہے یہ جھوٹی، اس کو چھوڑیے، لیکن عملی جو تقاضے ہیں حالات کے، ان کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت سے نجات ملے اور پاکستان سے ہماری دوستی ہو۔ پاکستان کس طرح ان کی دوستی استعمال کر سکتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ یہ 1-2 سال 1.5-2 سال سے زیادہ عرصہ معاملات چلنے والا نہیں ہے، اور اس دوران افغانستان میں تبدیلی آ جائے گی، اور تبدیلی اس لیے بھی ڈیو ہے کہ طالبان نے جب امریکہ کے جانے کے بعد حکومت پر قبضہ کیا تھا تو خود انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن کرائیں گے۔ اس وقت ان کی جو حکومت ہے یہ زبردستی کی حکومت ہے، لا فل حکومت نہیں ہے، یہ کسی الیکشن میں نہیں آئے، اور نہ ہی یہ بادشاہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ بھی بادشاہت بھی ایک قسم کی آئینی طور پر جائز حکومت ہوتی ہے، نہ یہ بادشاہ ہے نہ یہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں، یہ انہوں نے بندوق کے زور پر افغانستان پر قبضہ کیا ہے، اور اب الیکشن کرانے کے وعدے سے مکر گئے ہیں، اور اب اقتدار کو اپنا حق مان بیٹھے ہیں کہ یہ صرف ہمارا ہی حق ہے کہ افغانستان پر حکومت کریں۔ تو یہ اگلے 1.5-2 سال میں افغانستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے اگر پاکستان چاہے رجیم چینج کا کوئی فیصلہ کرنا، جس کے راستے میں قطر رکاوٹ ہے، جس نے شہباز شریف صاحب کو طلب کر کے پاکستان کو یہ حکم دیا کہ طالبان کے خلاف کوئی ڈراسٹک کارروائی نہ کی جائے، ایسی کارروائی جس کے نتیجے میں وہاں رجیم چینج ہو جائے، اس لیے کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ قطر کا اس طرح اثاثہ نہیں ہوگی جس طرح طالبان کا اثاثہ ہے۔ قطر پاکستان کا دوست ہے لیکن وہ پاکستان کے دشمنوں کو پیسے دے رہا ہے، اور اس پیسے سے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں ایک لابی ہے جو افغانیوں کو گندی قوم بنا کر پیش کرنا چاہتی ہے، اس کا مذاق اڑاتی ہے، اور ایسا تاثر دے رہی ہے کہ جیسے پاکستان اور افغانی ازلی اور ابدی دشمن ہیں۔ یہ لابی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کہ ٹی ٹی پی۔ انہوں نے جو ایک ریلیز کیا ایک کلپ، جس کو کمال ہے کہ وزیر اطلاعات نے اس کی تعریف کی۔ اب وزیر اطلاعات نے کیا وہ کلپ دیکھا نہیں، یا اگر دیکھا تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس میں کیا میسج دیا گیا ہے۔ اس میں افغان قوم کی بے عزتی کی گئی ہے اور افغان قوم کو پاکستان کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی ایک مسلمان یا پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں یہ مناسب ہے کہ ہم افغان قوم کا مذاق اڑائیں۔ افغان قوم ہماری بھائی ہے، برادر قوم ہے، جس طرح کے دوسرے مسلمان ملک ہمارے برادر قوم ہیں، اور ملت اسلامیہ کا لازمی حصہ ہے افغانستان، اور اس کے علاوہ پاکستان کی معاشی بقا کے لیے، معاشی ترقی کے لیے
افغانستان کے ساتھ دوستی بہت ضروری ہے، کیونکہ افغانستان کے راستے ہم سینٹرل ایشیا جا کر بہت کچھ مواقع بنا سکتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا ہم نہیں جا رہے تو اسی وجہ سے نہیں جا رہے کہ افغانستان میں ایک دشمن حکومت قائم ہو گئی ہے جو نہ تو وہاں ریل لنک بنانے دے رہی ہے، نہ وہاں سے سڑکیں بنانے دے رہی ہے، حالانکہ یہ پہلے 10 سال پہلے طے ہوا تھا کہ پاکستان افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا تک ریل رابطہ بھی بنائے گا اور سڑکوں کا رابطہ بھی بنائے گا، اور اس کام میں اگر کوئی نفسیاتی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو وہ TTP جتنا ہی خطرناک ہے۔ تو وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کن لوگوں نے یہ کلپ بنایا ہے، اور ان لوگوں کی ایجوکیشن کرنی چاہیے۔ ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کسی قوم کی مذمت کرنا کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ تمام انسانوں کی، تمام قوموں کی عزت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہندو کے بارے میں جو تاثر ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہندو بڑے گندے ہوتے ہیں اور بڑے دشمن ہوتے ہیں، یہ تاثر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری جنگ بھارت کے اس طبقے سے ہے جو مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی جو ہندو ہیں وہ 1000 سال تک مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے آئے ہیں، اور مسلمان ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے آئے ہیں، ان سے ہماری دشمنی نہیں ہے۔ یہی ویو پوائنٹ ہونا چاہیے بھارت کے بارے میں، اور یہی ہونا چاہیے افغانستان کے بارے میں، بلکہ افغانستان کے بارے میں تو یہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو لابی ہے مسلم لیگ کے اندر، یہ نواز شریف کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے۔ نواز شریف کی پالیسی تھی تمام مسلمان ملکوں سے دوستی کرنے کی، اور وہ سینٹرل ایشیا کو پاکستان کا اتحادی بنانا چاہتے تھے، جبکہ یہ لابی کبھی سندھیوں کو گالی دیتی ہے، کبھی پٹھانوں کو گالی دیتی ہے، کبھی بلوچوں کو گالی دیتی ہے، کبھی مہاجروں کو گالی دیتی ہے، اور یہ لابی مسلم لیگ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ مسلم لیگ کی نمائندگی کرتی ہے، نہ ترجمانی کرتی ہے، یہ گھس بیٹھ لابی ہے۔ اچھا، اب مختلف ملکوں کا رد عمل دیکھیے۔ تمام ملکوں نے، ترکی ہو، چین ہو، سعودی عرب ہو، سب ملکوں نے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ تحمل کی پالیسی اپنائیں، لیکن انہوں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بین السطور یہ ممالک جو ہیں طالبان کی حرکتوں سے بیزار ہیں اور تنگ ہیں، اور اصولی طور پر انہوں نے ایک ڈپلومیٹک بیان دیا ہے۔ ویسے بھی ان ملکوں کو پتہ ہے کہ یہ کوئی دو طرفہ جنگ نہیں ہے، یہ افغانستان کی مداخلت ہے جس کا پاکستان نے جواب دیا ہے۔ اچھا، آپ PTI پر آئیے۔ PTI کا اوورآل جو رویہ ہے اس پر آنے سے پہلے میں سہیل آفریدی کی شیطانی حرکت دیکھیے کہ اس نے افغانستان کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا ہے، ایک گول مول بیان دے کر بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر، یہ اس کے الفاظ غور کیجئے، کہ پاک افغان بارڈر پر ہونے والی اشتعال انگیزی اور جارحیت کی مذمت کرتا ہوں۔ جارحیت کس نے کی ہے؟ اشتعال انگیزی کس نے کی ہے؟ نام نہیں لیا اس نے۔ افغانستان کا نام لے کر مذمت کرنی چاہیے تھی، اس نے نام نہیں لیا۔ نام نہ لینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نام نہ لینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس بیان کی پھر تشریح یوں ہوگی کہ پاک افغان بارڈر پر پاکستان نے جو اشتعال انگیزی کی ہے اور پاکستان نے جو جارحیت کی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس کا یہی مطلب ہے سہیل آفریدی کا۔ ورنہ دنیا میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملک نے جارحیت کی ہو، ایک ملک نے اشتعال انگیزی کی ہو اور اس کا نام نہ لیا گیا ہو، نام لیے بغیر کہا گیا ہو کہ اشتعال انگیزی کی مذمت کرتے ہیں۔ یعنی اشتعال انگیزی جس نے کی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور کس نے کی ہے؟ اب ان کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ پاکستان نے کی ہے۔ اچھا، پاک انڈیا جنگ کے زمانے میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو خیر پہلے دن ہی ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے کل سے 2 روز ہو گئے، ان کا پورا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک جھوٹ کی بنیاد پر ایک مشورہ دیا جا رہا ہے۔ جھوٹ یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان سے جنگ کی ہے۔ پاکستان کا تو طالبان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے علاقے کا کہ بھی فلانا علاقہ افغانستان کا ہمارا ہے، ہم اسے لینا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا تنازع پاکستان کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ پاکستان کا تو ایک سمپل مطالبہ ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے روکا جائے، اور جب یہ مسلسل دہشت گردی ہوتی ہے تو پھر پاکستان ان کیمپوں پر حملے کرتا ہے جو بارڈر سے ملحقہ صوبوں میں TTP نے قائم کر رکھے ہیں ملا ہیبت اللہ کی آشیرواد اور سرپرستی سے، اور ان کے پیچھے بھارت اسرائیل ہے، وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کیمپوں پر حملہ کرتا ہے پاکستان، جو کہ اس کا حق بنتا ہے، بالکل جائز حق بنتا ہے،
तो अफ़गानिस्तान फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंग छेड़ देता है। तो जंग अफ़गानिस्तान छेड़ता है, पाकिस्तान नहीं छेड़ता। तो ये पीटीआई ने खुलकर अब ये मुल्क दुश्मन बयानियाँ बना लिया है और लोगों को ये बावर कराया जा रहा है कि ये पाकिस्तान है जो अफ़गानिस्तान जैसे कमज़ोर मुल्क पर हमला करता है और अफ़गानिस्तान पर हमला करना ठीक नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए इनके यूट्यूबर व्लॉगर और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए वो दोनों एक ही राग अलाप रहे हैं। हैरत अंगेज़ है कि इस मरतबा इनकी ज़रूरत इतनी बढ़ गई है कि ये बिल्कुल चिट्टे नंगे होकर पाकिस्तान के दुश्मन कैंप के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। और यहाँ तो लहजा थोड़ा सा फिर भी बच बचा कर चलते हैं, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो कमाल कर रहे हैं, वो तो खुलकर गालियाँ दे रहे हैं पाकिस्तान को। नाज़रीन, थोड़ा सा जिक्र ईरान का और फिर थोड़ा सा भारत का। ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात का पिछला दौर भी मुकम्मल हो गया कल, और उसमें वो जैसे कि मैंने कल बताया था कि ईरान जो यूरेनियम है वो उसको किसी के हवाले करने को तैयार ही नहीं है, बल्कि वो मुतालबा कर रहा है कि अमेरिका इन चीज़ों को छोड़े और कोई नया मुआहिदा करे। अमेरिका के जो विटकोफ हैं, जो नुमाइंदे ट्रंप के, उन्होंने कहा है कि ईरान का रवैया मायूस कुन है। ये मायूस कुन रवैया करार देना इस बात का ऐलान है कि अब मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। फिर भी पीर के रोज़ मज़ीद बातचीत का सिलसिला चलेगा और उसके बाद ये ट्रंप इस मामले को कितना लटकाते हैं ये वाज़ेह नहीं है। लेकिन कल एक एक्टिविटी हुई है, कल एक डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि अमेरिका ने इसराइल में अपने गैर ज़रूरी या कम ज़रूरी स्टाफ को और शहरियों को इसराइल से निकल जाने का कहा है। क्यों कहा है? ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये है कि ईरान पर हमला करेगा अमेरिका और ईरान जवाब में इसराइल पर हमला करेगा तो अमेरिकी शहरियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और इसके साथ ही वो जहाज़ जेरल्ड फोर्ड जो है वो अब पहुंच गया है, जो कल क्रेट के आसपास था, अब वो बहरा रूम के साहिल पर इसराइल के इलाके में, इसराइली बंदरगाह के बिल्कुल पास है। और शायद अमेरिका इस हफ्ते कोई आगे बढ़ने का फैसला करे इस हवाले से, जिसकी वजह से इस इलाके में एक नई जंग छिड़ेगी और उसके असरात पड़ोसी मुल्कों पर भी पड़ेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया, इसराइल की खुशामद की और इंतहाई दर्जे की बेईमानी करते हुए उसने गज़ा में 2 लाख या सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 76-77 हज़ार जो शहरी मारे गए, कत्ल किए गए, ज़िबा किए गए, उनका जिक्र ही नहीं किया, बल्कि इसराइल की तारीफ़ की और कहा कि हमास वालों ने जो इसराइली मारे थे, जिनकी तादाद चंद सौ थी और वो उनमें से ज़्यादातर 70% में फ़ौजी थे, कुछ सिविलियन भी मारे गए, तो उसकी मजम्मत की और कहा कि वो तो बेगुनाह लोग थे, बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का कोई जवाज़ नहीं है। तो बीजेपी ने बड़ा जश्न मनाया कि इसराइल से हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई है, लेकिन उतनी गहरी दोस्ती हुई नहीं जितनी इंडिया चाहता था। मोदी ये मंसूबा लेकर गया था कि हमें आयरन डोम दिया जाए। ज़ाहिर ख़रीदारी होगी, कोई तोहफे में तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसराइल ने आयरन डोम देने से इनकार कर दिया है। और इनकार की वजह यह है कि आयरन डोम की जो इंडस्ट्री है वो इसराइल की अकेले की नहीं है, वो अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका प्रोजेक्ट है। और इसराइल को अमेरिका इजाज़त नहीं दे रहा कि वो भारत को ये सिस्टम दे, और अभी तक तो नहीं दे रहा। कल हालात बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी तक चूँकि नहीं दे रहा, इसलिए इसराइल ने मोदी को फ़िलहाल इनकार कर दिया है कि आयरन डोम नहीं दे सकते, कुछ और लेना है तो लो। अब इस बात पर भी इंडिया में तनकीद हो रही है और इस पर भी तनकीद हो रही है कि इंडिया ने तो हमेशा जारहियत की मुखालफत की है, गैर मुल्की कब्ज़े की मुखालफत की है, लेकिन मोदी वहाँ जाकर इन सारे इंडिया की जो ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी पत्थर हैं उनको रौंद आया है और ये बहुत आगे बढ़ गया है। तो मोदी के ख़िलाफ़ एक किस्म की मुहिम शुरू हो गई है भारत में। तो पाकिस्तान में जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि इसराइल और भारत का इत्तेहाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या गोल खिलाएगा, तो तसल्ली रखें, कोई बड़ा गोल खेलने वाला नहीं है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।